नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी की वैकेंसी भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और यूपीपी की वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले से तैयारी कर लें। तो यूपीपी के लिए हम 30 क्वेश्चंस, मैथ्स के वो 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पीछे अब तक के यूपीपी के पेपर, चाहे कांस्टेबल के चाहे एसआई के होते रहे हैं, उनके रिव्यूज के बेसिस पे, उनके एनालिसिस के बेसिस पे हर रोज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और एक साथ जब वैकेंसी रिलीज हो जाती है या जब एग्जाम पास आ जाएगा, तो हम एक साथ ग्राफ के क्वेश्चन 10-15 वीडियोस में करीब करीब 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो डीआई होता है वो मैथमेटिक्स का बहुत इजी सेक्शन होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक इजी सेक्शन होता है, वनडे एग्जाम में विशेष तौर पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने। कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप बहाने बहुत हैं असफलताओं के लिए या काम ना करने के बहाने बहुत हैं, लेकिन सफलता सिर्फ किसी दृढ़ निश्चय से ही मिल सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि आप संकल्पित होकर तैयारी करें, और आपका संकल्प अगर सच्चा है, मजबूत है। विषय ये महत्वपूर्ण है ही नहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में कि आप पढ़ने में अच्छे हैं या कमजोर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा के प्रति समर्पित कितने हैं। यदि आपका समर्पण सच्चा है, आप मेहनत अच्छे से करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि जो आपकी क्लास का बहुत टॉपर स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हो ना हो, आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं यदि एक राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से 2 गुना है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना है, तो एबीसी का अनुपात। बहुत सिंपल से सवाल है, समझ लो इसको। कह रहे हैं कि यदि एक धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा बी से 2 गुना और बी का हिस्सा सी से 4 गुना है। यदि सी को 1 मिलता है तो बी को 4 मिलेगा, पक्की बात है। बी का हिस्सा सी से 4 गुना है, बी का हिस्सा सी से 4 गुना है, ठीक है ना। तो सी को 1 तो बी को 4, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि ए का हिस्सा बी से 2 गुना है, तो बी को कितना ए को कितना मिल जाएगा, 8। ये अनुपात बनेगा 8 संबंधी 4 संबंधी 1 का, एबीसी का। ये आपका सी ऑप्शन का, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 21 और 84 है। दोनों संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 4 है। दोनों संख्याओं का अनुपात एक संबंधी 4 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी। देखो यार, बहुत ध्यान से समझना इसको। कह रहे हैं कि मौसा एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिए हुए हैं वो, कि एचसीएफ आपको दे रहे हैं। एचसीएफ है 80, सॉरी, एचसीएफ 24, एचसीएफ 21, और एलसीएम दे रहे हैं आपको 84। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अगर आपको एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या इसी के फॉर्म में मानते हैं। हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, 21A, मान लिया संख्या, संख्या 21 से 21 भी। अनुपात इनका पता है आपको। अब कह रहे हैं कि एलसीएम 84 है। एलसीएम 84 होने का क्या मतलब है, एलसीएम 84 होने का मतलब ये है कि अब यहां से अनुपात अगर आप संख्याओं का देखोगे ना, तो 21A बटा 21B बराबर 1/4, या यूं कह सकते हैं कि A बटा B बराबर 1/4, या यूं कह सकते हैं कि B बराबर 4A। एक ये रिजल्ट आप अपने पास रखो। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इनका एलसीएम 21 और 21 बी का एलसीएम हो जाएगा 21 ए बी। 21 ए बी बराबर 84 है। ए बी कितना हो जाएगा बच्चा, ए बी हो जाएगा 4। और अगर हम बी की जगह पर ए रख दें, तो ए तो ए है और बी की जगह पर 4a रख देंगे तो ये बराबर 4 हो जाएगा, यानी ए बराबर 1। ए 1 हो गया और बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और संख्या क्या है, 21A, 21 21 गुणित 1 बराबर 21, और संख्या क्या है 21
बी यानी 21 गुणित 4 बराबर 84। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 24। कर लेंगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्यों ने कुल सदस्यों की संख्या के दोगुने रुपए दिए और इस प्रकार कुल 3042 सॉल्व कर लीजिएगा, तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। 3 और 30 42 अलग अलग नहीं है ये, बल्कि ये जो है ये गलत। 30,042 रुपए, 30,042 रुपए एकत्र हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या क्या है? अब देखो यार, मान लिया सदस्य यक्स है, मान लेते हैं कि कोई पार्टी है, उसमें पिकनिक है, वहां पे सदस्यों की संख्या यक्स है और हर सदस्य ने अपनी संख्या का दोगुना, कुल संख्या के दोगुने रुपए दिए यानी 2x रुपए दिए, बराबर है 30,042 की। तो 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 3042, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा? 1521। क्या यक्स की आप बात कर लोगे तो यक्स 1521 किसका है? 39 का स्क्वायर है। तो पिकनिक पर जाने वाले लोगों की संख्या 39, डी ऑप्शन सही है। क्या तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि एक पिकनिक पर जितने लोग जाते हैं उतनी संख्या का दोगुना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्रीब्यूशन जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, जो कलेक्शन है टोटल, वो 3042 का होता है। तो मान लिया पिकनिक पर जाने वाले लोग एक्स और सबने कितना दिया? 2x। तो x इंटू 2x इक्वल टू 3042, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 3042, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1521, तो x इक्वल टू ये किसका है? 1521 जो है वो 39 का स्क्वायर है, तो x बराबर 39। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान देना, एक छात्र को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या में 8/17 से भाग दे दिया, सही उत्तर दे दिया, उसका सही उत्तर से 225 अधिक आया, तो संख्या क्या है? ठीक है यार, देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या है और वो संख्या इस प्रकार है, वो संख्या इस प्रकार है कि उसको 8/17 से गुना करना था, उसने भाग दे दिया, तो यक्स के बटे 8/17 कर लो, माइनस यक्स में 8/17 से गुणा कर लो, और इसका अंदर आ रहा है 225, बस यक्स निकाल लेना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 17x/8 माइनस 8x/17 बराबर 200। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका अंतर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 136, ये 289, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289x माइनस 64 बराबर 225। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो आर टूगेदर एक्स बराबर मिलता है आपको 100। ठीक है, तो वो संख्या क्या है? 136। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 136 ऑप्शन जो है आपका वो सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखते हैं, कह रहे हैं अगला सवाल, एबीसी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि एसी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपए तथा बीसी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं, तो सी प्रतिदिन कितना कमाता है? आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ का सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 150 रुपए कमाता है। ठीक है, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं। ठीक है, ए प्लस सी कितना कमाता है भैया? 94, और बीसी कितना कमाता है? कितना कमाता है? 76 रुपए। तो एक नंबर दे दो, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 2 और 3 को जोड़ देंगे आप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6 4 10 1 10 7 17 170। अब इसमें से ये इसको 4 नंबर डाल दो भैया, इसको 4 नंबर डाल दो, और ये क्या था? 2 + 3 था। 2 + 3 से एक रिजल्ट 4 मिला। अब यहां क्या कर दो? 4 - 1, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 150।
50, तो ये घट जाएगा ए बी सी, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कर लोगे? सिंपल सा सवाल था, ठीक है, बस देखने में 4 लाइन का था। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर से 16 गुनी हो जाएगी? कितने समय में? तो देखो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि 3 साल में कितना हुआ? 3 साल में हुआ 8 गुना, 3 साल में हुआ 8 गुना, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में होगा 2 गुना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 16 गुना, 16 गुना का मतलब हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बराबर होता है 16 गुना। 2 गुना होने में कितना साल? 1 साल लगा, तो 2 गुना होने में अगर 1 साल लगा तो 16 गुना यानी पावर 4 होने में कितना टाइम लगेगा? 4 ईयर। बस सिंपल यही बात समझ। 3 साल में कोई राशि अगर 2 गुनी हो, 8 गुनी होगी, 3 साल में कोई राशि अगर 8 गुनी होती है तो 1 साल में 2 गुनी होगी, ये पक्की बात है। और अगर कोई राशि 1 साल में 2 गुनी होती है तो 16 गुनी यानी 2 की पावर 8 होने में 1 साल, 2 की पावर 4 होने में 4 ईयर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां से आपका आंसर मिल जाएगा आपको 50। कह रहे हैं कि दो व्यक्ति एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 और 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेश की अनुपात निवेश पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 अधिक मिले तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ। सिंपल सा सवाल समझो भाई, कि जो निवेश का अनुपात होता है, लाभ का जो अनुपात होता है या लाभांश वितरण का अनुपात बराबर होता है पूंजी निवेश के अनुपात, पूंजी निवेश के अनुपात में। कोई तकलीफ नहीं है। कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे पूंजी निवेश का अनुपात कितना है? 50,000 है और 70,000 है, तो 5 संबंधे 7 है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कुल लाभांश जो था वो 1200 था। 7/5/1200 मान लेते हैं कि कुल लाभांश कितना है? 1200। 1200 में 30% जो है वो कितना हो जाएगा? 12, 13, 36, 360। वो कितना? 360 रुपया किस रेशियो में बढ़ रहा है? 360 रुपया आपको 5/7 के अनुपात में बढ़ रहा है, 5/7 के, ठीक है। यानी ये जो 5 और 7 का अंतर यानी 2 भाग है, 2 भाग बराबर है 90 के, तो 1 भाग बराबर है 45 के, 12 भाग बराबर है 12×5 = 6, अब 12×4 = 48, 6×4 = 540 के, और ये बराबर कितने के हैं? तो 100% कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 540/30/100, 0 से खत्म, 18×54, यानी ये बराबर कितना आ जाएगा? 1800, और ये 1800 आपका कुल लाभ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4/7 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान दो, क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाती है? A1/A2 इज इक्वल टू होता है R1² / R2²। या यूं कह सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू √A2/A1, या सॉरी A1/A2, और ये कितना हो जाएगा? √4/7। इसका मतलब हो जाएगा 2/√7, यानी 2:√7। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि एबीसीडी का वर्ग कैसे की लंबाई, एबीसीडी के वर्ग एसी की लंबाई, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। विकर्ण होना एसी की लंबाई, वर्ग वर्ग में एसी की लंबाई, एसी
एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या, जैसे ये है एसी, विकर्ण बराबर होता है, एसी क्या है, एसी विकर्ण, एसी क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण हमेशा क्या होता है, भुजा √2 होता है, यानी 5 सॉरी, विकर्ण बराबर भुजा इंटू √, क्या यूं कह सकते हैं कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाता है विकर्ण बटा √, ठीक है। क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, भुजा वर्ग बराबर क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा विकर्ण कितना है 5.2 बाई √2 का होल स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हैं कि 5.2 इंटू 5.2 बाई 2, ये सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये कटेगा 26 दूना 52 2.6, और 6 दूनी 12 स्थान पे 2 52 है, और ये ठीक सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 26 दूना 26 दूनी 52 की 2, 26 दूनी 52 की 2 हासिल 5, और 26 बचे 130 और 5 135 है, 135, 13.52 आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना कि 30 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति जिसका भार 40 किग्रा है चला जाता है, जिसका भार 40 किग्रा है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, वो ये है कि भार, ठीक है, एक व्यक्ति का औसत भार 40 किग्रा है चला जाता है, 30 व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति जिसका औसत भार 40 किग्रा है चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति जिसका का औसत भार औसत भार 40 किग्रा है चला जाता है, के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे समूह का औसत 1 किग्रा बढ़ जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है। बस सिंपल सी बात समझो भैया, किसी समूह में जितना जाए उतना ही आ जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नया आदमी आया वो अगर 40 का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नया जो आया ना, जो गया था वो 40 का था, अगर नया भी 40 का आता तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से औसत में 1 की वृद्धि हुई, और उसके आने से लोगों की संख्या, एक गया एक आया, तो संख्या तो 30 की 30 रह गई, लेकिन सब में 1 की वृद्धि हो गई, तो ये 30 जो किलो वेट बढ़ा वो उसके औसत से, उसके भार से ओवर था, तो ये कितना हो गया, उसका व्यक्तिगत जो वजन है वो 70 किग्रा हो गया। बात को समझो कि 30 लोग हैं, औसत 30 लोग हैं, उसका कुछ औसत है नहीं पता कितना, लेकिन एक आदमी चला गया जिसका भार 40 किग्रा था, अगर 40 किग्रा के भार का ही व्यक्ति आ जाता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, लेकिन नए व्यक्ति के आने से औसत पे फर्क पड़ा और औसत +1 हो गया। ठीक है, एक बढ़ गया, ठीक है, तो जब एक बढ़ रहा है औसत, तो 30 लोगों में एक एक बढ़ेगा, तो 40 वो औसत मेंटेन करेगा, +30 70 किग्रा का वो व्यक्ति हो। ठीक है, आगे देखा जाए, कह रहे कि एक ट्रेन स्टेशन छोड़ने के 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट बाद क्रमशः 200 500 और 900 मीटर की दूरी तय करती है, तो कितने समय में वह स्टेशन से 2 किमी की दूरी पर दूरी तय करे। तो सिंपल सा सवाल है यार, देखो समझ लेते हैं, कब 2000 मीटर, 2 किमी का मतलब कितना, 2000 मीटर, एक मिनट में कितनी गई, 1 मिनट में 200, दूसरा मिनट में कितना चली गई, तो 500, तीसरा मिनट में कितनी गई, 15 मिनट में हो गई है 900। देखो यहाँ पे 300 बढ़ा, यहाँ पे 400 बढ़ा, अगला चौथा मिनट में क्या करेगी ये, 500 चली जाएगी, 500 बढ़ जाएगा, 500 बढ़ जाएगा तो 9 5 1400 हो जाएगी चौथे मिनट में। तो 4 2 6 सॉरी 5 2 7 7 ये, और 7 9 7 16, और
14, 1400 जाएगी और 5वें मिनट में 600 बढ़ेगी, 600 बढ़ेगी तो कितना, 2000 की में चली जाएगी। देखो 1 मिनट में 200, 2 मिनट में 500, 3 मिनट में 900, 4 मिनट में 1400, 3 मिनट तक का दिया है तो लिख लिया 200, 500, 400 सब में पहले 100 और 300 बढ़ा, फिर 200 बढ़ा, अब 500 बढ़ेगा 1400 और 2000 किलोमीटर जाने तक उसको 5 मिनट का समय लगेगा। सिंपल सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक आयताकार जलाशय में 4200 लीटर पानी है, जलाशय में भरे पानी की गहराई ज्ञात करो यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर गुणित 3.5 मीटर। बस सिंपल सी बात है यार, जो आयतन है 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ये बात पता है आपको। आपसे गहराई पूछ रहे हैं, आपसे गहराई पूछ रहे हैं, तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक यूनिट ये डाल लो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। कोई तकलीफ है, ये कर लोगे ना। अब क्या कह रहे हैं कि तो पानी का आयतन कितना हो गया, 4200 लीटर, गुणित 1000 से गुणा कर लोगे तो इतना घन सेंटीमीटर, और ये आयतन है तो आयतन कितना हो गया, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, उसमें लंबाई आधार की माप दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर का मतलब 350 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हाइट आएगी पानी की, पानी की हाइट आएगी 0000 से खत्म, 6×7=42, 7×5=35, 50 और 50×100 20 सेंटीमीटर उस पानी की हाइट है जलाशय। क्लियर है बात, पानी के आयतन में तली के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो पानी की ऊंचाई पता चलेगी। आयतन बटे क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई। क्यों, क्योंकि आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है और क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, एल बी का खत्म हो जाएगा तो यही एच बचेगा। क्लियर है बात। अगला सवाल ध्यान देना कि यदि एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा जाए और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए जाए और उसे अंकित मूल्य पर 30% लाभ पर बेचा जाना चाहिए तो लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है, जो लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है तो विक्रय मूल्य क्या। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है यार, समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ाया गया है इसको। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है इसको, देख लेते हैं कैसे टैकल करेंगे। कह रहे हैं कि 300 लागत मूल्य है, 300 वस्तु में खरीदी गई है, 50 रुपए इस पे इन्होंने खर्च कर दिया रिपेयरिंग में तो लागत मूल्य आ गई 350 और जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 10% अधिक है। ये आपका सीपी है, ये आपका सीपी है। एमपी क्या कर रहे हैं, मार्क प्राइस या प्रिंट प्राइस क्या है, वो 350 गुणित 110/100 बढ़ाया गया है, 0000 से खत्म, 11×5=55 की 5×5, 11×3=33, 385, ये अंकित मूल्य हो गया। यदि इसे 30% लाभ पर बेचा जाता है ना तो अंकित मूल्य कितना है, कह रहे हैं तो विक्रय मूल्य क्या है। अब एसपी क्या है, एसपी ये है कि विक्रय मूल्य 385 है गुरु, इस पर लाभ रहे रहे 30% का, तो अंकित मूल्य कितना 385 गुणित 130/100, 30% प्रॉफिट चाहिए, उसका मतलब ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, कहना है कि एक वस्तु को 300 में खरीदा गया, उसमें 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, इसे अंकित मूल्य पर 30% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, इसे अंकित मूल्य पर 30% लाभ पर बेचा जाना चाहिए तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है, क्योंकि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित, तो लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है तो ये अंकित मूल्य हो गया 385। ठीक है, आपसे
13 पीछे 5 से काट देते, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 77, 77, तो ये 42, ये 7 के 23। में परीक्षण ये है कि ये मूल्य पर 20% लाभ है, क्वेश्चन में यहाँ गलत प्रिंट हो है, ये लाभ में 20%, 20%, तो ये 20 हो जाएगा, 20% है, 120, ये कटेगा 6 पर, 6 42, 462, ये आपका आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है और आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही, कर लेंगे यार इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए फिर से बता देता हूं, कहना है कि किसी वस्तु को 300 रुपए में खरीदा गया और उस पर 50% मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो विक्रय मूल्य क्या? सिंपल सवाल ये है, देखो दोस्त, कि 300 रुपए में खरीदा गया, 50 रुपए रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया, तो लागत मूल्य 350 हो गया। लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित है, तो अंकित मूल्य 10% अधिक है, तो 350 का 110% निकालिए, 385। और अब इस अंकित मूल्य पे 20% लाभ चाहिए, तो 350 से गुणित 120/100 साफ कर लेंगे तो 462। क्लियर है। अगला सवाल ध्यान रखिएगा। पूजा ने 61 किमी की दूरी 9 घंटे में तय की। पूजा ने 61 किमी की दूरी 9 घंटे में तय की, यात्रा 4 किमी प्रति घंटे की गति से पैदल और 9 किमी प्रति घंटे की गति से साइकिल पर की, तो पैदल की गई यात्रा की दूरी क्या? अब ध्यान दो, सिंपल सा सवाल, ये सवाल कैसे आप कर पाओगे, ठीक है। यात्रा की गई है कितनी, पैदल की गई यात्रा मान लेते हैं हम x, पैदल कितनी गई, पैदल मान लो x गई, और कुल 9 घंटा लगा है, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा 4, और 9 घंटे में चाहिए 4 किमी प्रति घंटा की गति से पैदल, तो पैदल जितनी दूरी चली उतना चलने में कितना समय लगेगा, x/4 प्लस पैदल अगर x किलोमीटर चल गई तो शेष दूरी x माइनस 61 माइनस x, और ये कितने किमी प्रति घंटा की चाल से चला है, 9 किमी प्रति घंटा, और ये बराबर मिला के आ रहा है 9। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 9x प्लस 4, 4 का 4 और 4 का 4, 4 6 24 माइनस 4x बराबर 9 गुणित 36, या यूं कर सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू, 5x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहां से जाएगा घट जाएगा तो मिल जाएगा आपको 80, x बराबर मिल जाएगा 16 किलो, पैदल और कितनी गई है 16 किलोमीटर की, समझो। एक कुछ कोई यात्रा है उसके 61 किमी की, 9 घंटे में तय की गई है, पैदल उसकी जो कुछ दूरी पैदल 4 किमी प्रति घंटा की चाल से और कुछ दूरी साइकिल से 9 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की गई है, तो पैदल की यात्रा, मान लिया पैदल की यात्रा x किमी है, पैदल की यात्रा अगर x किमी है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चला गया है, तो समय कितना लगेगा, x/4, समय बराबर दूरी बटा 4, और अब कितनी यात्रा बच गई, 61 माइनस x, वो किस स्पीड से चली गई है, 9 किमी प्रति घंटा की चाल से, उतनी दूरी 61 माइनस एक्स बाई 9, दोनों का समय जोड़ के 9 घंटा है, इक्वेशन बन गया, x सॉल्व करके निकाल लोगे 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते। अगला सवाल है कि कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 संबंधित 2 है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कट के आ गया, ठीक है, देखेंगे इसको। देखो ध्यान, यहां पे क्या है, अनुपात 3 संबंधित 2 है,
अनुपात 3:2 है। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जो वयस्क नहीं है। ऐसे सवालों में बहुत सिंपल सी बात आप समझो, मेरी बात मानो। ये 3 और 5 है तो अनुपातिक योग 5 हो गया, 3 और 2 का अनुपातिक योग 5। मान लो कि कुल विद्यार्थी 500, कुल विद्यार्थी 500 है। 500 में भैया 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, यानी 300 लड़के हैं और 200। कह रहे हैं कि 80% लड़के, यानी 80, 300 का 80 कितना, 8 तरीके 24, 240 लड़के वयस्क हैं और 150 लड़कियां वयस्क हैं। यानी हम ऐसा ना निकाल के, हम ऐसा निकाल लें कि वयस्क कितने नहीं। ऐसा मत करो, ऐसे कर लो और एक स्टेप बचा लोगे आप। क्या कर लो भैया, अगर 80% लड़के वयस्क हैं तो वयस्क नहीं कितने हैं, 20%। और 300 का 20% 60, और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो लड़कियां वयस्क कितनी नहीं है, 25%। तो 25 दूनी 50, यानी कुल अवयस्कों की संख्या 110 कितने में, 500। तो कितना परसेंट हुआ, 110/5, 20 दो 22%, कितना, 22%। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला मैं कर दूं यहाँ पे, तो वहां पे आपको दिख रहा था। ये क्वेश्चन आपको आगे में कर दे। ये क्वेश्चन तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। √625 625 बराबर 25 है तो 16 गुणे, अब देखो यार एक बात समझो, 25 तो आएगा आएगा, देखो ठीक है ना। क्या अंक है, एक एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 पेयर है तो ये 0 लगेगा और यहाँ पे ये दशमलव लगेगा। अब देखो 16 का 25 से गुणा करोगे तो 400 आएगा, तो 0.40, 0.40। क्लियर है। अगला सवाल देखना। एक चोर एक कार चुराकर 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद दूसरी गाड़ी जिसकी गति 50 किमी प्रति घंटा है पकड़ना चाहे तो चोर को कितने घंटे तथा कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो सिंपल सा सवाल है कि जब पुलिस जगी तब तक चोर भाग चुका था 180 किमी, 30 किमी प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में, 6×18 180 किमी भाग गया। और पुलिस पीछा कर रही है 50 से, 30 से चोर भाग रहा है, 50 से पीछा किया जा रहा है, यानी मार्जिन जो है वो 120 किमी का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर किया जाएगा। यानी 9 घंटे बाद वह उसको पुलिस पकड़ लेगी। और 9 घंटे बाद कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो 9 घंटे बाद 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में पुलिस भी 450 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 9 घंटे बाद 450 किमी की दूरी पर पुलिस उसे पकड़ेगी। सिंपल सा सवाल। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो वह वही अंक बन जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, किसी संख्या के अंक में या किसी संख्या में 20% को जोड़ दिया जाए, 20% को 20 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या बन जाती है। यहाँ अंक की जगह संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अंक नहीं है, संख्या। कह रहे हैं किसी संख्या, मान लेते हैं x है, किसी संख्या में 20% को, किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ दिया जाए, यानी 20 में, कह रहे हैं कि 20 में किसी संख्या का 20% जोड़ रहे हैं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहे हैं ये, कि किसी संख्या में x है, कोई संख्या x है, उसमें उसका 20%, 20/100 20 में जोड़ दे रहे हैं, वो संख्या x प्राप्त हो जा रही, तो x का मान है। तो यहाँ पे कितना हो गया,
x/5 माइनस एक्स बराबर 20। आप ये कह सकते हैं कि -4x बराबर 100, -100, x बराबर कितना हो गया, और संख्या कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखिएगा कि वृत्त में जीवा ए बी, इस सवाल को मैंने सर्कल बना के छोड़ दिया, मैं इसको सॉल्व कर दूं आपके लिए। कहा यह जा रहा है इस सवाल में कि वृत्त में जीवा ए बी की स्पर्श रेखा ईडी से मिलने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाई जाती है। वृत्त में जीवा ए बी, यहां से कोई जीवा ए बी है, ये देखिए बढ़ाई जाती है, इसके स्पर्श को ईडी से मिलने, ईडी स्पर्शी है वृत्त की, देखो इसका नामकरण है, क्या है, डी है, ई है, ए है, ये बी है। अब आपको दिया क्या है, आपको दे रहे हैं कि बीडी ए बी 9 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है, और क्या दे रहे हैं, बीडी 3 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, तो ईडी, ईडी पूछ रहे हैं कि ईडी क्या होगा। ठीक है, डी या ईडी क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल था, वो होता है कि डी का स्क्वायर बराबर एडी गुणित बीडी। एडी कितना हो गया, 9 3 12, अगुणित 3 36, और ये 36 किसका स्क्वायर है, ईडी का स्क्वायर है। ईडी डी कितना हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया है सिलेक्शन गुरुजी में यूपीपी बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही 20 सवालों के साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनका रिवीजन करेंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।